हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बात करेंगे समान अध्ययन श्रृंखला भाग 96 पर। अगर हम भाग 96 पर बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाग 95 तक तो हम लोगों का पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग इन जो श्रृंखलाओं से नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मदद करे। ठीक है, और इन जो श्रृंखलाओं का जो उद्देश्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो आपका स्टेट पीसीएस के लिए और आर ओ के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जुलाई महीने में या उसके बाद जब भी हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में यह रहेगा। तो इससे आप लोग नोट्स बनाते रहें, अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन का जो सबसे सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है उसे नोट्स ही माना जाता है। तो आप लोग नोट्स बनाइए। और चलिए हम लोग बात करते हैं समान अध्ययन श्रृंखला भाग 96 के पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न है कि पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे? पायरोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? वायु का वेग, वायुमंडलीय दाब या उच्च तापमान या विभवांतर। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि पायरोमीटर से क्या नापा जाता है। आप जानते हैं कि पायरोमीटर से नापा जाता है उच्च तापमान को। ठीक है, उच्च तापमान को नापा जाता है। अगर वायु का वेग अगर हम बात करें, वायु का वेग, ये किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर से। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहें, क्योंकि ये जो प्रश्न बनाए जाते हैं इसमें वो आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वायु का वेग, फिर उसके बाद आप देखिए वायुमंडलीय दाब को। ये तो जनरल प्रश्न है, ये किसी भी एग्जाम से में आपको देखने को मिल जाएंगे। एसएससी के लेवल में बहुत ही ज़्यादा इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है? वो है आपका बैरोमीटर से। बैरोमीटर के बारे में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, ये पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, और फिर उसके बाद एसएससी में तो फ्लुएंटली पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद उच्च तापमान तो हो ही गया, फिर उसके बाद बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर किस में क्या नापा जाता है? विभवांतर किससे नापा जाता है? विभवांतर देखेंगे कि वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोग नोट डाउन करते रहें और नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि संक्षारण के उदाहरण हैं। संक्षारण, संक्षारण क्या होता है? तो ये सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि संक्षारण होता क्या है। ठीक है, तो संक्षारण वो चीज़ होता है कि जो किसी रासायनिक पदार्थों पर या धातुओं पर बाहरी, ठीक है, बाह्य कारकों के द्वारा उसका धीरे धीरे क्षय होना। ठीक है, संक्षारण क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया के दौरान वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि वायु तथा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, उसे संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण का क्या क्या उदाहरण है? सिल्वर पर काले रंग की परत लगना, ये भी सही है, ये भी होता है। तांबे पर हरे रंग की परत लगना, ये भी होता है। और लोहे पर भूरे रंग की परत लगना, ये भी संक्षारण के उदाहरण हैं, क्योंकि इन तीनों पर वायु तथा रासायनिक पदार्थों के कारण यहाँ पर इनका धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों जो हैं संक्षारण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। त्रिकोष्ठी हृदय यानी कि 3 कक्षों वाला हृदय किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में, पक्षियों में, उभयचरों में या मछलियों में। आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्तनधारियों में जो होते हैं उनमें कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं? वो चतुष्कोष्ठी हृदय पाए जाते हैं। स्तनधारियों में चतुष्कोष्ठी होते हैं, पक्षियों में द्विकोष्ठी होते हैं, और उभयचरों में 3 त्रिकोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। जैसे छिपकली हो गया, मेढक हो गया, सांप हो गया, इसमें जो है आपके 3 कोष्ठीय हृदय पाए जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर बताइए कि मछलियों में कौन सा हृदय पाया जाता है। ठीक है, मछलियों में कौन सा हृदय पाया जाता है। तो लोग ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए। ये आप लोगों का फ्लुएंटली जनरल साइंस में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और आप लोग इसको नोट डाउन करते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया? ठीक है, किस राज्य ने संस्कृत को
संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। ठीक है, तो कौन सा राज्य है? बिहार है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश है? ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहला राज्य है उत्तराखंड जो है आपका संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। और कब किया था? ये था आपका जनवरी 2010 में। ठीक है, जनवरी 2010 में। और दूसरा राज्य जो है आप देखेंगे कि जो दूसरा राज्य है जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था वो राज्य हिमाचल प्रदेश। और इसने जब कब प्रदान किया था? 2019 में। कब? 2019 में। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों से फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं। ये हाई लेवल के थोड़े से प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और जानकारी हमेशा रखे रहिए। और अपने सुझाव जो है टेलीग्राम चैनल जोड़कर वहाँ पर दे दीजिए या फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहाँ पर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय तक भारत सरकार द्वारा कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 6 है, 14 है, 8 है, 22 है। तो लोगों को पता होना चाहिए कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो उसमें कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का उल्लेख था। समय समय पर इसमें 8 भाषाओं को जोड़ा गया और वर्तमान समय में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करते रहें, सुन कर नोट डाउन करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बहुत बार बताई जा चुकी है कि कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, किस अनुसूची में है, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। तो आप लोग यहाँ पर नोट डाउन करते रहें। और कितने शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है? वो है आपके 6 शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा प्रदान किया गया है। और वे शास्त्रीय भाषाएँ कौन कौन सी हैं? देखेंगे कि तमिल है। तमिल को कब प्रदान किया गया था? 2004 में। 2004 में तमिल को प्रदान किया गया। फिर उसके बाद संस्कृत है, संस्कृत। और संस्कृत को कब प्रदान किया गया था? देखेंगे कि 2005 में। 2005 में। और इसके बाद आप देखेंगे कि तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ प्रदान किया गया था। तेलुगु, कन्नड़। ठीक है, कन्नड़। और इसको कब प्रदान किया गया था? 2008 में। 2008 में प्रदान किया गया। कौन कितने हो गए? 1, 2, 2, 4 हो गए। और फिर उसके बाद देखेंगे मलयालम को कब प्रदान किया गया था? अब देखेंगे कि ये है आपका 2013 में। 2013 में प्रदान किया गया। और फिर उसके बाद एक भाषा और है, वो है आपका उड़िया। उड़ीसा वाली भाषा जो है उड़िया को प्रदान किया गया था 2014 में। 2014 में। तो ये 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इसको आप लोग नोट डाउन करते रहें और नोट्स बना लीजिए। और कब कब प्रदान किया गया है वो भी आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं, किसने कहा? ठीक है, तो ये आप स्टेटमेंट है। इस तरह के प्रश्न आप लोगों के वनडे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम्स में आप लोगों के फ्लुएंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न बनते हैं। और ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न जो है स्टेट पीसीएस हो गए, आरओ हो गए, लोअर पीसीएस हो गए और अन्य एग्जाम्स में जो थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जाम्स है उसमें पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के रूप में। ठीक है, जैसे नेट जेआरएफ हो गए, टीजीटी पीजीटी हो गए, इस तरह के प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। तो किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? तो वो कहा था आपके चार्ल्स मेटकाफ ने कहा था। और कब कहा था? 1830 में। ठीक है, और एक नाम से और भी जाना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, या आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर बताइए कि चार्ल्स मेटकाफ को और क्या कहा जाता है भारत में। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तृतीय तल
इस तरह का प्रश्न अगर पूछा जाता है कि तृतीय तल कब जोड़ा गया है, तो ये सीधा सीधा मतलब ये होता है कि पंचायती राज व्यवस्था को कब जोड़ा गया। ठीक है, तो तृतीय तल पंचायती राज व्यवस्था को माना जाता है। और वहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह के प्रश्न जो है आपके वनडेज में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं और यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाई लेवल से लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था तो सदाबहार प्रश्न बनते हैं इससे, और हर एक एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था से। तो उसको एकदम रट जाइए, नोट डाउन करते रहें, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ऐसा कोई एक भी चीज़ नहीं है जो बताया नहीं गया हो। और वहाँ पर कौन सा अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें की गई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था कब जोड़ा गया था। ये था आपका 1993 में। कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां। और एक 74वां संविधान संशोधन है। 73वें में पंचायती राज व्यवस्था है, 74वें में नगर पालिका है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आप लोग नोट डाउन करते रहें, इसको एकदम रट जाइए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न हर एक एग्जाम्स में बनते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी पदछाप में माप की इकाई है। किसमें? पारिस्थितिकी पदछाप में माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस क्यूबिक फीट या क्यूबिक टन। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है कि पारिस्थितिकी घटकों की वह मात्रा। ठीक है, सबसे पहले जानना यही जरूरी है कि पारिस्थितिकी पदछाप क्या होती है। तो पारिस्थितिकी पदछाप वह मात्रा होती है कि पारिस्थितिकी घटकों की वह मात्रा जो मनुष्य की उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी घटकों का वह मात्रा जो मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, उसको पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा जो है सुनकर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर जो पारिस्थितिकी पदछाप में माप की इकाई होती है वो होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर के द्वारा ही पारिस्थितिकी पदछाप की मापा जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप वह होती है कि पारिस्थितिकी घटकों की वह मात्रा जो मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आप लोग नोट डाउन करिए, स्टेटमेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। कौन सा? लैंटिक आवास का उदाहरण है स्वच्छ जल समुदाय में झरना एवं नदी, तालाब एवं दलदल, तालाब एवं नदी या उपर्युक्त सभी। तो जो लैंटिक आवास माना जाता है वो क्या होते हैं? जो स्थिर जल का समुदाय हो। ठीक है, स्थिर जल के समुदाय को या स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास बोला जाता है। ठीक है, स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास बोला जाता है या समुदाय भी बोल सकते हैं। तो समुदाय तो यहाँ पर थोड़ा शब्द डिफरेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग आवास ही बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो सूटेबल शब्द होते हैं वही सही होते हैं। यानी कि स्थिर जल के आवास को लैंटिक आवास बोला जाता है। वो कौन सा है स्थिर जल का आवास? तालाब एवं दलदल। ठीक है, तालाब एवं दलदल जो है इसमें बहाव नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए आपके लैंटिक आवास में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इको टाइप होता है या इकेड होता है, इकोटोन कहलाता है या इकोस्फीयर कहलाता है। तो यह प्रश्न जो है आप लोगों को एकदम फ्लुएंटली पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न है। आप लोगों को सिर्फ ये ध्यान देना है कि दो जैविक समुदायों के मध्य का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? इकोटोन कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप लोगों को हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वनडे एग्जाम्स में हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। ठीक है, तो इसमें ये सारे ये प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही सदाबहार प्रश्न है कि कभी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा अनुक्रम सही है? किसके? पारितंत्रों के घटती उत्पादकता के क्रम में। ठीक है, पहला है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव, मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील या महासागर, मैंग्रोव, घास स्थल, झील। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सबसे पहले आएगा वो होगा आपका मैंग्रोव होगा, फिर उसके बाद घास स्थल होगा,
फिर झील आएगा, फिर महासागर आएगा घटती उत्पादकता के संदर्भ में, यानी कि पहला ऑप्शन जो है आप लोगों का सही होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए और इस तरह के प्रश्न जो है आप यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान देना है कि सबसे पहले पे कौन आएगा, मैंग्रोव आएगा। घटती उत्पादकता क्या है, अगर बढ़ती उत्पादकता के बारे में अगर बात किया जाता है तो महासागर आ जाता है पहले पे। ठीक है, इसको पलट देंगे तो यहाँ पर बढ़ती उत्पादकता हो जाएगा और यहाँ पर घटती उत्पादकता के क्रम में कौन सा अनुक्रम सही होगा, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। गांधी जी के आंदोलनों को क्या कहा था, राजनीतिक फिरौती कहा था। किसने कहा था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन। इन चारों लोगों के कार्यकाल के दौरान आप देखेंगे कि गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ होते हैं। अब गांधी जी का जो पहला आंदोलन है देखेंगे कि चंपारण होता है। चंपारण कब होता है, 1917 में होता है। तो चंपारण होता है तो उसमें 1917 में होता है और उस समय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि लॉर्ड लिनलिथगो जो हैं उनके समय में आप देखिए कि वहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन शायद प्रारंभ होता है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। और लॉर्ड माउंटबेटन तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और लॉर्ड वेवेल जो है आप देखेंगे कि ये 1944 या 43-44 के लगभग में आते हैं। फिर वहाँ पर 2-3 साल का कार्यकाल इनका होता है। ठीक है, और लॉर्ड लिनलिथगो के समय में देखेंगे कि भारत में जो द्वितीय विश्व युद्ध होता है उस समय भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं उसके समय के दौरान। तो यहाँ पर देखिए कि किसने गांधी जी के राजनीतिक आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था, वो है आपके लॉर्ड लिनलिथगो ने। ठीक है, और इनके बाद लॉर्ड वेवेल आते हैं। लॉर्ड वेवेल के बाद आप देखेंगे कि माउंटबेटन आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नोट डाउन करते रहें। कुछ जानकारियाँ आप लोगों को दे दी गई तो हम नोट्स बनाते रहें, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे किससे जुड़ा है। यह कथन किससे जुड़ा है यह पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट आप जानते हैं कि अगर इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, तो भारत का आखिरी आंदोलन होना चाहिए क्योंकि उसी में इस तरह के नारे दिए गए होंगे कि जैसे कि करो या मरो का नारा, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आंदोलन है, इस प्रकार के जो कथन है वो आपके आज़ादी के समय में ही दिए गए होंगे। तो यह कथन किससे जुड़ा हुआ है, असहयोग से जुड़ा हुआ है या सविनय अवज्ञा से जुड़ा है या वैयक्तिक सत्याग्रह से जुड़ा है या भारत छोड़ो से जुड़ा है। तो जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत का आखिरी आंदोलन माना जाता है। ये हुआ था 1942 में। ठीक है, 1942 में हुआ था और यहाँ पर करो या मरो का नारा या हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, इस प्रकार के नारा चलाया गया। ठीक है, और इसी के आधार पर आप देखेंगे कि बहुत सारे आंदोलन हुए और एक साथ हो गए और जो भागीदारी देखने को मिली भारत छोड़ो आंदोलन में, उससे ब्रिटिश सत्ता हिल गई, एकदम डगमगा गई। और उसी के लिए अब एवज में आप देखेंगे कि उसका परिणाम जो निकल कर आया भारत की आज़ादी के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न, कॉन्सेप्ट और जो स्टेटमेंट है उसको समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, हमेशा निगेटिव चीज़ों का ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आप लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा प्रश्न जो है 100% वो गलत होगा। कौन सी पार्टी है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, हिंदू महासभा या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग या उपर्युक्त सभी ने। अब देखेंगे कि यहाँ पर तीनों पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, यानी कि तीनों पार्टियों में उपर्युक्त सभी होगा। और इसमें एक पार्टी का और नाम लिख लीजिए, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके जगह पर पंजाब भी लिख लीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करिए क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं और हमेशा बनते रहेंगे क्योंकि ये भारत के धरोहर के रूप में देखे जाते हैं। भारत की आज़ादी के धरोहर के रूप में ये सारे प्रश्न होते हैं और इससे प्रश्न बनते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का प्रारंभ किसने किया था। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, उषा मेहता ने।
या एनी बेसेंट ने, सुचेता कृपलानी ने या सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान तो देखेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो राष्ट्र कवियों के रूप में, यानी कि एक राष्ट्र कवि के रूप में, या जो मान लीजिए कि देशभक्ति गीतों के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। जो इनकी झांसी की रानी जो कविता है वो उसको पढ़िए, आप देखिए उसमें कितने वीर रस का उल्लेख किया गया है। सुचेता कृपलानी आप देखेंगे कि ये आपके उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री हैं। भारत के अन्य राज्यों में जो सबसे पहली मुख्यमंत्री महिला बनी वो आपके सुचेता कृपलानी है। एनी बेसेंट का भारतीय आंदोलन में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आप देखेंगे कि एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं और इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन को भी प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि भारत खुफिया रेडियो का जो प्रारंभ किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, यह कब हुआ था? 1942 के लगभग में, 1942 में ही हुआ था। और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ है और इसी द्वितीय विश्व युद्ध को अवसर के रूप में देखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था और उसका परिणाम जो है भारत के लिए पॉजिटिव रूप में, सकारात्मक रूप में भी देखने को मिला, जिससे भारत की आज़ादी पूरा एकदम सुनिश्चित हो सकी। ठीक है, तो जो खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था उषा मेहता ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं और फ्लुएंटली पूछ लिए जाते हैं और बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को मिलती हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यह प्रश्न जो है इस सेशन का आखिरी प्रश्न था। तो इन ये श्रृंखलाओं का आप लोग आनंद लेते रहिए, इसे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन के सफलता की जो पहली सीढ़ी मानी जाती है वो नोट्स ही माने जाते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, तो इन जो श्रृंखलाओं का से आप लोग प्रश्न बनाइए और अपने नोट्स को बनाइए, ऐसे बनाइए कि आप लोगों को प्रत्येक एग्जाम में मदद करे। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो यहीं पर मैंने वाणी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से जीएस के शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।